आगे बढ़ेंगे। लखनऊ में कार्यकर्ताओं से मुलायम सिंह यादव ने मुलाकात की है। मुलायम सिंह यादव ने कार्यकर्ताओं से पार्टी कार्यालय में मुलाकात की है और इस दौरान जो कार्यकर्ता हैं वो काफ़ी खुश नजर आए। आपको बता दें कि मुलायम सिंह की जो मुलाकात है वो पार्टी कार्यालय पर हुई है कार्यकर्ताओं के साथ और उन्होंने पार्टी कार्यालय पहुंचकर कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और हाथ हिलाकर मुलायम सिंह यादव ने सभी कार्यकर्ताओं का अभिनंदन किया, अभिनंदन को उनके स्वीकार किया। तो ये जो मुलाकात है मुलायम सिंह यादव की, ये लखनऊ में हुई है, पार्टी कार्यालय में ये मुलाकात हुई है और इस दौरान जो कार्यकर्ता हैं सपा के वो काफ़ी खुश नज़र आए। मुलायम सिंह यादव से मुलाकात करके सपा के कार्यकर्ताओं में उनके चेहरों पर खुशी नज़र आई। तो आपको बता दें कि मुलायम सिंह यादव ने सपा के कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। लखनऊ में ये मुलाकात हुई है मुलायम सिंह यादव की, जिसके बाद जो कार्यकर्ता हैं सपा के उनमें जोश नज़र आया। सभी कार्यकर्ता काफ़ी खुश नज़र आए। मुलायम सिंह यादव पार्टी कार्यालय पहुंचे, यहाँ पर उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। आपको बता दें कि लखनऊ कार्यालय में सपा के कार्यकर्ताओं से मुलायम सिंह यादव ने मुलाकात की और इस दौरान जो सभी कार्यकर्ता हैं उनमें काफ़ी जोश नज़र आ रहा था और कार्यकर्ताओं के चेहरे पे खुशी नज़र आ रही थी। मुलायम सिंह यादव पार्टी कार्यालय पहुंचे थे जहां पर उन्होंने कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और ये लखनऊ से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आगे बढ़ेंगे। यूपी चुनाव को लेकर बड़ी खबर है। सभी पार्टियों में टिकट को लेकर मंथन हो रहा है। यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की भी आज बैठक होगी। लखनऊ में सपा कार्यालय पर भी मंथन जारी है। पहले चरण के प्रत्याशियों पर जो है मंथन हो रहा है। तो सभी पार्टियां लगातार अपने प्रत्याशियों को लेकर बैठकें कर रही हैं। मंथन का दौर लगातार जारी है। यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की भी आज बैठक है। इसके अलावा सपा भी बैठक कर रही है और प्रत्याशियों पर मंथन होगी। आगे बढ़ेंगे। लखनऊ से खबर है, यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की आज बैठक होगी और आज शाम 4 बजे यह अहम बैठक बीजेपी की होगी, जिसमें पहले चरण में प्रत्याशियों के नाम पर बैठक होगी। प्रत्याशियों को लेकर मंथन किया जाएगा। इस बैठक में सीएम योगी आदित्यनाथ और दोनों डिप्टी सीएम मौजूद रहेंगे। इसके अलावा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी इस बैठक में शामिल होंगे और प्रदेश संगठन महामंत्री सुनील बंसल भी बैठक में मौजूद रहेंगे। तो आपको बता दें कि बीजेपी की ये 4 बजे आज बैठक होगी। तो आपको बता रहे हैं कि ये जो बैठक है 24 सदस्यीय टीम इस पर मंथन करेगी। और इसी खबर पर हमारे साथ ज़्यादा अपडेट के साथ मनीष हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष, आप ये बताइए कि ये जो बैठक है वैसे भी बीजेपी के लिए काफ़ी अहम है और क्या मायने इस बैठक के? देखिए, निश्चित तौर से आपको बता दूं कि ये बहुत अहम बैठक मानी जा रही है क्योंकि जब से चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ उसके बाद से लगातार इसका मंथन चला था और आज करीब 4 बजे ये बैठक होगी, जिसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री, देश के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह की अगुवाई में ये बैठक की जाएगी, जिसमें दोनों डिप्टी सीएम संजीव बालियान, बेबी रानी मौर्य, ब्रजेश पाठक सभी के तमाम जो बड़े नेता हैं वो इसमें मौजूद रहेंगे और 24 सदस्यीय टीम है, इस पर गहन चिंतन की जाएगी। माना जा रहा है कि जो पहले चरण के जो चुनाव है, जो कि पश्चिमी उत्तर कैराना से सहारनपुर की जो सीटें हैं उसको लेके चर्चा की जाएगी और वहाँ के जो कैंडिडेट्स हैं उनके नामों पे विचार विमर्श किया जाएगा और जो प्रदेश स्तर से जो सूची जाती है उसको फाइनल करके आगे केंद्रीय नेतृत्व के लिए दिया जाएगा, जो कि केंद्रीय नेतृत्व की बैठक है 11, 12, 13, जिसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उसमें प्रतिभाग लेंगे और उसके माना जा रहा है कि फिर 14 तारीख, क्योंकि बीजेपी के कार्यक्रम जो होते हैं वो मुहूर्त देखे किए जाते हैं और 14 तारीख से माना जा रहा है कि अच्छे दिन शुरू होने वाले हैं। तो 14 या 15 तारीख को हम देख सकते हैं कि जो पहले चरण की जो वोटिंग है उसके लिए मैं बताता हूं कि सूची की पहली सूची जारी हो सकती है। तो आज की जो बैठक है वो बहुत अहम मानी जा रही है। अब से करीब 2 घंटे बाद 4 बजे यही प्रदेश कार्यालय में वो बैठक की जाएगी और तमाम बड़े नेता होंगे, तमाम बड़े जो नाम है उस पर चर्चा की जाएगी। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी में जो कैंडिडेट्स की फाइनलाइजेशन होते हैं, जो प्रक्रिया होती है वो ग्रास रूट लेवल से होती है, पन्ना प्रमुख, जिला, क्षेत्र, उसके बाद प्रदेश पे आती है और प्रदेश के बाद जब वो नामक सूची
सूची फाइनल होती है उसके बाद वो केंद्रीय शीर्ष नेतृत्व पर आती है, उसमें केंद्रीय नेतृत्व जो होता है उसमें अंतिम मोहर लगाता है। तो आज जो है ये प्रदेश लेवल की अंतिम मोहर मानी जाएगी कि जो कैंडिडेट्स हैं उनके नाम जो हैं उनको फाइनल किया जाएगा और यहाँ से वो सूची शीर्ष नेतृत्व भेजेगी। फिर वहाँ पे जो केंद्रीय नेतृत्व है वो उस पर मंथन करेगा और माना जा रहा है कि 14-15 तारीख तक हमें बहुत जल्दी ही जो पहले चरण के वोटिंग है उसके लिए जो उम्मीदवार हैं उनकी सूची जारी कर सकती है भारतीय जनता पार्टी। जी मनीष, जैसे कि हम जानते हैं बीजेपी जो है वो सत्तारूढ़ पार्टी है, तो ऐसे में बीजेपी के लिए जीत हासिल करना बहुत बड़ी बात होगी और इसको लेकर अब ये बैठक भी है कि पहले चरण की प्रत्याशियों को लेकर बैठक है। तो ऐसे में क्या फॉर्मूला बीजेपी की तरफ से लगाया जाएगा, किन किन लोगों को जो है सीट दी जाएंगी उसको लेकर? देखिए, निश्चित तौर से आपको बता दूं कि पहला चरण जो शुरुआती दौर है वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश और हम पश्चिमी उत्तर को जब भी याद करेंगे तो किसान आंदोलन किसी की जहन से गया नहीं है और ना वहाँ पे जो किसान प्रदर्शनकारी किसान थे, जो किसान नेता हैं, जबकि जाटलैंड जो बोला जाता है आरएलडी भी वहीं से आती, तो एक किसानों का एक दबदबा माना जाता है, जाटलैंड माना जाता है, तो वहाँ पर असर ज़रूर देखने को मिलेगा। ऐसे में जो वहाँ के जो नेता हैं, जो वहाँ पे जो किसान आंदोलन के दौरान जो भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े रहे थे, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लिए कार्य किया था, उनको बहुत अहमियत दी जाएगी और सबसे बड़ी चुनौती रहेगी भारतीय जनता पार्टी के लिए कि जीत को बरकरार रखना। 2017 की जो 325 का आंकड़े का जादुई फिगर किया था उत्तर प्रदेश की विधानसभा में, उसको कैसे बरकरार रखना, ये सबसे बड़ी चुनौती रहेगी और इसको लेके आज जो बैठक की जा रही है बहुत अहम माना जा रहा है, क्योंकि माना जाएगा कि आपकी शुरुआत कैसे होती है इससे सारा चीज़ डिपेंड करता है। शुरुआत आपकी क्या पश्चिम उत्तर प्रदेश हो रही है तो यकीनन कहीं ना कहीं एक जहन में रहेगा कि जो किसान आंदोलन था, किसान आंदोलन की जो चीज़ें थी उसको कैसे डाउन किया जाए, वहाँ के जो नेतृत्व था पश्चिम उत्तर प्रदेश का उसको कैसे किया जाए। हम नहीं भूल सकते कि जब क्षेत्र वाइज हमने भारतीय जनता पार्टी डिवाइड किया था और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात आई थी तो पश्चिमी क्षेत्र की कमान खुद अमित शाह ने संभाली थी। कि अब देखना होगा कि जो उम्मीदवारों का चयन आज प्रदेश स्तर पे होगा वो जब वहाँ पे शीर्ष नेतृत्व पर जाता है तो क्या उस पर जो यहाँ से जा रहे हैं कैंडिडेट्स के नाम वही फाइनलाइज होते हैं कि कुछ और के नामों पे भी चर्चा हो सकती है। तो सबसे बड़ी चीज़ होगी कि आज जब शीर्ष नेतृत्व जो यहाँ बैठेगा, प्रदेश स्तर का शीर्ष नेतृत्व जहाँ बैठेगा और मंथन करेगा, तो सबसे बड़ी चीज़ ये होगी कि किस तरीके से उम्मीदवारों का चयन किया जाए और किस तरीके से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जीत का जो शुरुआती दौर होगी जब पहला है तो कैसे इस चीज़ को रिटेन किया जाए। जो भारतीय जनता पार्टी की 2017 की जीत है उसको कैसे जीत को हम रिटेन करें, ये भी बहुत बड़ी चुनौती रहेगी। तो ये आज की बैठक बहुत अहम मानी जा रही है और निश्चित तौर से इसमें आज दोनों चीज़ों पर चिंतन मंथन होगा और उसके बाद ही कैंडिडेट्स के नाम फाइल किए जाएंगे। जी चलिए मनीष, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे बढ़ेंगे। बीजेपी की लिस्ट को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। 14 जनवरी को जारी हो सकती है बीजेपी की प्रत्याशियों की पहली लिस्ट। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इसको लेकर दिल्ली आ सकते हैं प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और केशव प्रसाद मौर्य। आपको बता दें कि 11 जनवरी को 3 दिवसीय दिल्ली दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ भी रहेंगे और वो 11 से 13 जनवरी तक दिल्ली में ही रहेंगे। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक में जो है शामिल होंगे। यहां पर पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक होगी जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे। तो आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, दिल्ली में 3 दिन तक सीएम योगी आदित्यनाथ रहेंगे 11 से 13 जनवरी को। तो आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ 3 दिनों तक रहेंगे और इसी खबर पर हमारे साथ ज़्यादा अपडेट के साथ हमारे संवाददाता मनीष लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष का रुख करेंगे। मनीष, जैसे कि ये सुनने में आ रहा था कि बीजेपी ने अपने जो नेता हैं उनकी जो रिपोर्ट है वो ग्राउंड से मंगवाई है, तो ऐसे में ये साफ हो गया है कि अगर काम किया है जनता के लिए तभी आपको सीट मिलेगी, नहीं तो नहीं। निश्चित तौर से आपको बता दें कि जब भी जो प्रक्रिया होती है भारतीय जनता पार्टी की वो जैसे हमने पहले भी जिक्र किया था ग्रास लेवल से होती है। उसमें पन्ना प्रमुख होते हैं, क्षेत्रीय नेता होते हैं, जिला वाइज होती है, उसके बाद वो प्रदेश स्तर पे आती है। तो 3-4 चरणों में आपका चयन होता है और लगातार रिपोर्ट्स ली जाती हैं। वहाँ पे जो इंटरनल आप कह सकते हैं इंटरनल सोर्सेज होते हैं पार्टी के, वो वहाँ पर फीडबैक्स लेते हैं। जो करंट जो आपके सिटिंग MLA हैं उन्होंने वहाँ पर कैसा काम किया है और जो वहाँ पर प्रत्याशी और जो वहाँ से आवेदन कर रहे हैं, क्योंकि
महापर्व की तरह देखा जाता है। उत्तर प्रदेश बड़ा प्रदेश माना जाता है और यहाँ का चुनाव जो होता है बहुत मायने में बहुत अहम माना जाता है। तो ऐसे में आवेदनकर्ता भी बहुत आते हैं, जो कार्यकर्ता होते हैं वो भी अपने आवेदन करते हैं और जो वहाँ के क्षेत्रीय नेता होते हैं वो भी करते हैं। साथ ही साथ आपके सिटिंग विधायक ने क्या वहाँ पे किया है, क्या परफॉर्मेंस रही है, इसका भी आंकलन करते हैं। उसके बाद ही जो कैंडिडेट्स के होते हैं 4 से 5 कैंडिडेट्स एक जिले से आते हैं, उनको फाइनलाइज किया जाता है और साथ में मंथन किया जाता है कि किस तरीके से जो सिटिंग विधायक हैं या फिर जो वहाँ के क्षेत्रीय नेता हैं, जो क्षेत्रीय नेतृत्व है उस जिले का, उसने कैसा काम किया है, उनके द्वारा जो उनकी फीडबैक्स आते हैं उसको लेके इन नामों पे चर्चा की जाएगी। और आज जब शाम को 4 बजे होगा तो यकीनन जो फीडबैक्स आए होंगे शीर्ष नेतृत्व, जो प्रदेश स्तरीय शीर्ष नेतृत्व है, उनके पास के जो फीडबैक्स आएंगे उस पर लेके इन नामों पे मंथन होगा। और उसके बाद माना जा रहा है कि नामों की एक सूची बनाई जाएगी, जो सूची शीर्ष नेतृत्व भेजी जाएगी। और आप जैसे बताया कि 11, 12, 13 3 दिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद उस कैबिनेट बैठक में संसदीय बैठक में हिस्सा लेंगे और उसके बाद माना जा रहा है जब वहाँ से आएंगे तो जो क्योंकि हिंदू रीति अनुसार खरमास का पीरियड चल रहा है, तो 14 से 15 तारीख माना जा रहा है कि पहली लिस्ट आ सकती है। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो नामांकन 21 तारीख से होना है, इसलिए कम समय भी रहेगा और आपको दावेदारी जो पेश कर रहे हैं उनके ऊपर भी प्रेशर रहेगा। और जैसे सूची आप जारी करेंगे उसके बाद जो कैंडिडेट्स हैं वो क्योंकि कोविड का गाइडलाइंस भी है, कोविड का प्रोटोकॉल्स भी है, उसके तहत आपको कैसे करना है, समय कम है, प्रचार करना है, आपको अपनी जो पार्टी की नीतियां हैं, अपने सरकार की नीतियां हैं वो जन जन तक पहुंचाना है। तो बड़ी चुनौती रहेगी, बहुत अहम रहेगा और इसीलिए आज ये बैठक की जा रही है। आज बैठक के बाद जो फाइनलाइज होंगे, नाम फाइनलाइज होंगे, उनको कैसे जल्दी जल्दी उम्मीदवार तय किए जाएँ, क्योंकि चुनाव में आप कम समय रह गया है तो उसको लेकर भी मंथन किया जाएगा। तो आज की बैठक बहुत अहम मानी है और माना जा रहा है कि शाम को 4 बजे बैठक जब शुरू होगी तो देर शाम तक जो यहाँ के कैंडिडेट्स हैं, जो प्रदेश स्तर से जिनके नाम जाने हैं, उसकी सूची तैयार करके शीर्ष नेतृत्व को भेज दी जाएगी। जी चलिए मनीष, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ेंगे न्यूज़ वन इंडिया पर। सीट शेयरिंग का फॉर्मूला एक्सक्लूसिव आज आरएलडी कर सकती है गठबंधन की सीटों की घोषणा। अखिलेश और जयंत के बीच 38 सीटों पर बनी सहमति। मुजफ्फरनगर में चरथावल छोड़कर सभी सीटें आरएलडी के खाते में। मीरापुर पर आरएलडी के सिंबल पर लड़ेंगे सपा प्रत्याशी। इसके बाद आपको बता दें कि मेरठ में सिवाल खास और कैंट सीट आरएलडी को मिली है। बागपत में 3 और बिजनौर में रालौद को 2 सीटें। बिजनौर की सदर और नूरपुर सीट भी आरएलडी के पास। और आपको बता दें कि बुलंदशहर में भी 4 सीटों पर रालौद के कैंडिडेट लड़ेंगे। शिकारपुर अनूपपुर से स्याना सीट आरएलडी को मिली है और बुलंदशहर की सदर सीट से भी रालौद प्रत्याशी चुनाव लड़ेंगे। मथुरा में भी 5 विधानसभा सीटों पर आरएलडी लड़ेगी। और मुरादाबाद की बात करें तो मुरादाबाद की 3 सीटों पर फाइनल डिस्कशन जो है वो जारी है, अभी तक फाइनल डिस्कशन नहीं हुआ है। मुरादाबाद की नौगांव सीट पर भी अभी कोई फैसला नहीं आया है। हापुड़ की गढ़ सीट के लिए कैंडिडेट पर चर्चा जारी है। बिजनौर की चांदपुर सीट पर भी अभी बात फाइनल नहीं हुई है। तो आपको बता दें कि बुलंदशहर की सदर सीट से भी रालौद प्रत्याशी चुनाव लड़ेंगे। आगे बढ़ेंगे, लखनऊ से खबर है। बीजेपी एमएलए राधाकृष्ण शर्मा सपा में शामिल हो गए हैं। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उनको सदस्यता दिलाई है। बदायूं के बिलसी से बीजेपी विधायक राधाकृष्ण शर्मा पहले बहुजन समाजवादी पार्टी में थे और अब वो सपा में शामिल हो गए हैं। राधाकृष्ण शर्मा के आईपीएस बेटे की मध्य प्रदेश में तैनाती है। आरके शर्मा के बेटे की शादी में पीएम मोदी और अमित शाह भी आए थे। बीजेपी की कई ब्राह्मण विधायक जो हैं वो इनके संपर्क में हैं। 2017 में भी ये जो है सपा ज्वाइन करना चाहते थे, लेकिन ये सपा ज्वाइन उस टाइम पे नहीं की थी और उसका कारण बताया जा रहा है कि बीजेपी की लहर के चलते इन्होंने सपा को नहीं ज्वाइन किया था और अब उन्होंने सपा का फिलहाल दामन थाम लिया है। तो आपको बता दें कि इनके ज्वाइनिंग को लेकर समाजवादी पार्टी ने ट्वीट कर लिखा कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में आस्था जताते हुए बदायूं बिलसी से भाजपा विधायक श्री राधाकृष्ण शर्मा जी ने समाजवादी पार्टी की सदस्यता को ग्रहण किया है। आपका पार्टी में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आगे बढ़ेंगे, कांग्रेस को छोड़कर सपा में शामिल होंगे इमरान मसूद। इमरान मसूद ने सपा में जाने का ऐलान किया है और यूपी चुनाव में सपा जो है उन्होंने कहा कि यूपी चुनाव में सपा और भाजपा में टक्कर है और उन्होंने ये ऐलान किया है कि वो सपा को ज्वाइन करेंगे।
सपा और भाजपा की लड़ाई में सपा के साथ हूं, ये उन्होंने कहा है। यूपी चुनाव की लड़ाई में कांग्रेस आगे नहीं है। तो आपको बता दें कि इमरान मसूद ने ये ऐलान किया है। ऊपर बैठाने पर मजबूर किया, उनको जवाब देना है। देश का नौजवान, प्रदेश का नौजवान रोजगार के लिए तरस गया। इनके रोजगार को बाधा बनाने वाले लोग, इन्होंने प्रदेश के अंदर बेरोजगारी के अंदर सबसे बड़ा आंकड़ा छूने का काम कर दिया। उत्तर प्रदेश सीधी सपा और भाजपा की दिखाई दे रही है, और सपा और भाजपा की लड़ाई के अंदर मैं चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी के साथ मजबूती के साथ खड़ा हुआ है, और यही राय मैं अपने साथियों के साथ करना चाहता हूं। इसी संबंध में मैं मशवरा कर। सर, अखिलेश जी से मिलने का वक्त मांगा है आपने, कब जाएंगे मिलने के लिए? आज मिलने के मीटिंग करने के बाद तब वक्त मांगूंगा। अच्छा, ये बताइए सर, कांग्रेस भी चुनाव मैदान में है, कांग्रेस को कहाँ आप देख रहे हैं पूरी इस उत्तर प्रदेश की लड़ाई में? देखिए, उत्तर प्रदेश की लड़ाई सीधी सपा और भाजपा के बीच में है, और मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ, मैंने आज से नहीं कह रहा हूँ, बहुत पहले से कह रहा हूँ। आगे बढ़ेंगे। बुलंदशहर में आचार संहिता का पालन कराने के लिए निर्वाचन आयोग ने नेताओं पर नकेल कसनी शुरू कर दी है। बीती रात सीओ वंदना सिंह ने डिबाई विधानसभा क्षेत्र में आचार संहिता को उल्लंघन करने पर सपा के बाहुबली नेता और पूर्व विधायक गुड्डू पंडित पर बड़ी कार्रवाई की है। डीएसपी ने वाहनों के काफिले के साथ चल रहे सपा के संभावित उम्मीदवार गुड्डू पंडित के काफिले में शामिल वाहनों से सपा के झंडे और बैनर उतरवाए। डीएसपी ने काफिले में शामिल वाहनों की जो तलाशी है वो सघन तलाशी की और कड़े शब्दों में सपा के पूर्व विधायक को चेतावनी देकर वाहनों को आगे जाने दिया। आपको बता दें कि डीएसपी ने बताया कि आचार संहिता का उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। आदर्श आचार संहिता लागू की गई है, जिसका पुलिस द्वारा पालन कराया जा रहा है। इसी क्रम में कल डिबाई पुलिस द्वारा सघन चेकिंग की जा रही थी रात्रि में, जिसमें पूर्व विधायक गुड्डू पंडित की भी गाड़ियां थी जिन पर झंडे व बैनर लगे हुए थे। उन्हें तत्काल जो है मौके पर ही हटवाया गया एवं गाड़ियों की भी सघन चेकिंग की गई। सख्त निर्देश भी दिए गए एवं आदर्श आचार संहिता का पालन करने के लिए सभी को मोटिवेट भी किया जा रहा है। आगे बढ़ेंगे। पीएम की सुरक्षा चूक मामले पर आज सुनवाई हुई है। सीजेआई एन.बी. रमन की बेंच ने मामले की सुनवाई की है। सुप्रीम कोर्ट ने जांच कमेटी बनाने का आदेश दिया है। रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में ये जांच कमेटी की टीम गठित की जाएगी और कमेटी में डीजीपी चंडीगढ़, आईजी, एनआईए शामिल होंगे और जांच कमेटी में हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल भी शामिल होंगे। तो फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।